बात याद दिलाएंगे? चलो शुरू करते हैं हम। बेसिकली अगर टॉपिक वाइज बात करें तो बच्चों हमारा सब्जेक्ट कौन सा है? फिजिक्स। ओके, तो सब्जेक्ट है फिजिक्स, ब्रांच का नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ब्रांच का नाम क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की बात अगर करें तो ये बेसिकली क्या है? स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में अगर तू पढ़ रहा है तो तू क्या पढ़ रहा है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के अंदर माने कि चार्ज की स्टडी के साथ साथ आज हमको एक नया पॉइंट पढ़ना है, एक नया कॉन्सेप्ट पढ़ना है जिसका नाम है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। नाम क्या है उसका? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। सवाल ये आता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या चीज है? फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स और इसका सिंबल क्या है वो भी देखिए। अगर हम इसका सिंबल की बात करें तो ग्रीक अल्फाबेट या फिर लैटिन अल्फाबेट जिसे हम बोलते हैं उसके अनुसार इसको फाई ये शब्द से डिनोट किया जाता है। फाई पता ना, अंडा बनाने का और तोड़ देने का, ठीक है? तो ये हमारा जो शब्द है या ये वर्ड है या ये सिंबल है जिसे हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। सवाल आता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स एग्जैक्टली क्या चीज है? अगर एक्सप्लेन करने का किसी ने बोला कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स तो सब बताना है द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। माने कि इलेक्ट्रिक लाइंस का जो एक नंबर रहेगा उस नंबर को ही हम क्या बोला है बच्चों? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। दूसरी बात, ये जो क्वांटिटी है इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। विच क्वांटिटी रे बेटा? स्केलर क्यों बोला? क्योंकि हमें डायरेक्शन रहता है क्या? नहीं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को डायरेक्शन नहीं है, इसीलिए उसे क्या बोला गया? स्केलर। ओके बेटा, कोई दिक्कत किसी को? अगर आगे की बात करें हम तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स ये स्केलर, ये बात हमें समझ में आ गई। इसके आगे की बात अगर करें तो एग्जैक्टली नंबर कैसे निकालना है तो एकदम ध्यान से सुनो। मैं बोला ये क्यू प्लस चार्ज है, ये क्या बोलो बच्चों? क्यू माइनस। अब पढ़ा के बूढ़ा हो गया भाई। क्या पढ़ाया था मैंने? देखिए क्या प्लस वाला साइन लाइंस को सेंड करता है और माइनस वाला, अरे प्लस वाला सेंड और माइनस वाला। अब हम मान लेते हैं हमने इन दोनों चार्ज के बीच में कोई तो भी एक एरिया डाला। समवन एरिया, जस्ट इमेजिन मैं यहाँ पर एक स्क्वायर प्लेट लगा देता हूँ। क्या लगा देता हूँ बच्चों? बोलो स्क्वायर प्लेट। अब इस स्क्वायर प्लेट के थ्रू आउट उसके अंदर से जितनी लाइंस एंटर करी और जितनी एग्जिट करी एक ही रहेंगी नंबर ऑफ लाइंस को। जितनी भी एंट्री और एग्जिट कर रही है उस लाइन के नंबर को फ्लक्स बोला जाएगा। जैसे ये पहली लाइन 1 2 3 4 और 5, तो इस सरफेस एरिया का फ्लक्स कितना है बोलो बच्चों? 5। इतना सिंपल कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। लेकिन क्या लगता है आपको, हर बार आप कैलकुलेट कर सकते हैं इतनी सारी लाइंस? क्या हर बार 4-5 जाने वाली है? नहीं। तो जब हम इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन से घिर जाते हैं ऐसे समय पे हमको फ्लक्स को निकालने के लिए और एक तरीका बताया जाता है और वो तरीका है यू हैव टू फाइंड विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। किसकी मदद से लेने वाले बच्चों? हम इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देख भाई, मैं पढ़ा चुका हूँ आज तक हम इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में कुछ बातें जान चुके हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड बेसिकली फोर्स पर यूनिट चार्ज है। अरे सर नो सर, yes, अगर मैं सिंगल चार्ज के लिए बोलूं तो फॉर्मूला क्या है? बोल KQ/R²। जैसे ये दो फॉर्मूले इलेक्ट्रिक फील्ड के हैं वैसे एक नया फॉर्मूला बना। वो क्या बना? इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू फ्लक्स अपॉन एरिया। फ्लक्स अपॉन एरिया। अभी फ्लक्स मतलब क्या है? नंबर ऑफ लाइन। अभी कॉमन सेंस है ना, अगर मुझे बताओ किसी एरिया पे से बहुत सारी लाइंस जा रहे हैं, 1-2 नहीं 15-20 लाइन जा रहे हैं और एक एरिया है जहां से 100 लाइन जा रही है, कहां इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा? 15 वाले के पास कि 100 वाले के पास? अरे 15 या 100? 100 या 15? सीधी बात है। अगर किसी के जगह से 100 लाइन जा रहे हैं तो हम समझ रहे थे कि वहां के लाइन ज्यादा, इसका मतलब वहां का इलेक्ट्रिक फील्ड भी ज्यादा। तो सिंपल भाषा में अगर बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड का नया डेफिनेशन आया, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स पर यूनिट एरिया, यहाँ पर उसको बताया इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स φ/a। अब जैसे मैं बोला कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड की मदद से फ्लक्स निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? देखो ये फाई दिखाई दे रहा है आपको,
ये नीचे वाला ए को उधर भेज दे बेटा, तो फाई का फॉर्मूला आ गया ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। बोलो बच्चों फॉर्मूला क्या आया? ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। अब आधे बच्चे हो गए कंफ्यूज, सर आपने बोला फाई स्केलर है, हमें मालूम है ई वेक्टर है इसलिए वेक्टर लगाया, या आपने एरिया के ऊपर एरो क्यों दिया? ये ए फॉर एरिया होता है तो क्या ये भी वेक्टर है? तो जवाब है यस, हमारा एरिया क्या है? बोलो बच्चों वेक्टर है, इसे एरिया वेक्टर बोलते हैं। बोलो बच्चों क्या बोलते हैं इसे? हम एरिया वेक्टर। ओके, माने कि अगर हम किसी चीज का एरिया निकाल रहे हैं तो हम उसका डायरेक्शन भी निकाल सकते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के अंदर। कहां पर? बोलो बच्चों इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। जनरली निकाल सकते हैं क्या? नहीं। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के अंदर एरिया निकालना है, डायरेक्शन निकालनी है, तो डायरेक्शन तो होंगी ना, बाहर की तरफ की अंदर की तरफ, तो इसका डायरेक्शन होता है दो साइड से, आउटवर्ड, सॉरी एक साइड होता, कैसा होता है बोलो बच्चों? आउटवर्ड। ध्यान से सुनना बेटा, देख ले इधर, एरिया का डायरेक्शन, एरिया वेक्टर का डायरेक्शन बता रहा मैं, क्या डायरेक्शन है? द डायरेक्शन ऑफ एरिया इज ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस। ऑलवेज बोल बेटा नॉर्मल का मतलब परपेंडिकुलर, नॉर्मल का मतलब टू द सरफेस, टू द सरफेस। अगर आपके पास कोई सरफेस है, उस सरफेस के नॉर्मली या परपेंडिकुलर अगर कोई लाइन खींचते हैं आप, तो वो उसका क्या हो जाएगा? एरिया वेक्टर। एग्जांपल के लिए बेटा ये मेरे पास एक सरफेस है, दिखाई दे रहा है सरफेस, कोई तो सरफेस है, इसका एरिया वेक्टर क्या रहेगा? यहां से पक्ष बोल के लाइन खींचनी, ये उसका बन गया एरिया वेक्टर। क्या बन गया बोलो बच्चों? उसका ये सरफेस, ये उसका। अगर मेरे पास कोई एक ऐसा एक आधा कोई सरफेस है, चलो बॉक्स ले लेंगे अपन, तो इसका कैसा निकलेगा एरिया वेक्टर? मतलब 90 का एंगल बना रहा है। क्या बना रहा है बोलो बच्चों? 90 का। अगर कोई ऑब्जेक्ट, अगर कोई लाइन किसी सरफेस के परपेंडिकुलर है और 90 का एंगल बना रही है, तो वो क्या है बच्चों? एरिया वेक्टर। मैं आपसे पूछता हूँ, अगर ये बोर्ड है बच्चों, इस बोर्ड का एरिया वेक्टर किधर रहेगा? खिला गिर जाएगा? नहीं गिरेगा, अभी नहीं है। हाँ ये सरफेस है, सरफेस का एरिया वेक्टर रहेगा बोलो बच्चों आपकी तरफ, मतलब आउटवर्ड, जो कि परपेंडिकुलर रहेगा। कैसा रहेगा बोलो बच्चों? तो यहाँ तक आपको कहानी समझ में आ गई। इलेक्ट्रिक फ्लक्स बेसिकली सब बोलेंगे, नंबर ऑफ क्या है बच्चों? जितनी इलेक्ट्रिक लाइन ज्यादा उतना इलेक्ट्रिक फ्लक्स, जितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स ज्यादा उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड। बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है बोलो? फ्लक्स पर यूनिट एरिया। फ्लक्स पर यूनिट इलेक्ट्रिक फ्लक्स कौन सी क्वांटिटी? इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी क्वांटिटी? और एरिया भी कौन सी क्वांटिटी? यस सर, नो सर। वेक्टर का डायरेक्शन कभी भी नॉर्मल। कैसा बोलो बच्चों? नॉर्मल बोले तो नॉर्मल, तो नॉर्मल सर। नॉर्मल का मतलब नॉर्मल नहीं है, नॉर्मल माने की परपेंडिकुलर, नॉर्मल माने की परपेंडिकुलर। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? अब सीधी बात सर, ये आपने बताया, अभी आपने बताया कि ये दोनों वेक्टर है और ये स्केलर है, तो मुझे ये कुछ रिमाइंड कर रहा है। क्या रिमाइंड कर रहा है? ये एक स्केलर प्रोडक्ट है। कौन सा प्रोडक्ट है बोलो बच्चों? स्केलर, या फिर उसे हम दूसरी भाषा में बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट। क्या बोलते बोलो बच्चों? अरे डॉट है ना बीच में, इसलिए क्या बोलेगा? डॉट। अब भाई याद आ रहा है, डॉट हटाया तो अरे क्या लगाया? अगर मैं इसे ऐसा लिख दूं, फाई बराबर ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर, सो कैन आई राइट फाई इज इक्वल्स टू ई ए cos थीटा। अरे ई ए, ये थीटा किसके बीच में का है? फील्ड और एरिया, फील्ड और एरिया। अब इधर आ जा, ये डायग्राम को देख, फील्ड का डायरेक्शन कैसा है? ऐसा, इधर जा, मतलब ये आपकी फील्ड हो गई ई वेक्टर। आपका बॉडी ऐसा रखा है तो उसका डायरेक्शन कैसा है? ऐसा, तो एरिया भी इधर गया, तो दोनों एक ही लाइन पे आ गए, जिधर फील्ड उधर एरिया। बोलो जिधर फील्ड उधर एरिया। दोनों में एंगल कितना रहे? 0। अरे कौन सा एंगल? 0। अब अगर मैं यही बॉडी ऐसी लगा देता, तो समझ रहे ना? अभी ये मेरा हाथ, मतलब ये सरफेस, वो ऐसा लगाया, उसको अगर ऐसा लगा तो एरिया वेक्टर दे था ऊपर, एरिया वेक्टर ऊपर, फील्ड इधर, एंगल कितना रहे? 90। एंगल अगर 90 तो cos 90 कितना रहता? 0। cos 0 अगर पुट करेगा तो आंसर कितना आएगा? cos 90 कितना रहता? 0। तो cos 90 0, 0 into a 0। मतलब कि अगर आपने सरफेस को लाइन के साथ रखा
तो फ्लक्स कितना आएगा 0। लाइन के परपेंडिकुलर रखा तो एंगल फ्लक्स कितना आएगा फाई। कितना आएगा बोलो बच्चों? यही कहानी है हमारी इलेक्ट्रिक फ्लक्स की। क्या कहानी है बोलो बच्चों? इलेक्ट्रिक। आई होप आपको 100% क्लियर हुआ होगा। सब में इंपॉर्टेंट बात इसमें क्या है, क्वांटिटी स्केलर है और एरिया क्या है वेक्टर। एरिया का डायरेक्शन कैसा? ऑलवेज परपेंडिकुलर। जोर से बोल, कैसा बच्चों? परपेंडिकुलर। क्लियर है बेटा? 100%। ओके गुड। ओके चलो, तो अभी इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमने देख लिया बच्चों। और बात करने वाले हैं किसके बारे में? गॉस लॉ के बारे में। किसके बारे में बोलो बच्चों? अब एक गॉस में एक साइंटिस्ट का नाम है, तो कंफ्यूज होने की बात कुछ है ही नहीं इसके अंदर। एक बात बोलूंगा मैं, सीधी सी बात, जैसे अभी मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पढ़ा रहा हूँ या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ा रहा हूँ, सेम चीजें आपको कहाँ मिलेंगी? मैग्नेटिज्म के अंदर। कहाँ मिलेंगी बोलो बच्चों? जैसे यहाँ पर अगर बात करें हम, तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं? गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। वहाँ पढ़ाऊंगा मैं गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म। क्या पढ़ाऊंगा बोलो बच्चों? गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म। वहाँ मैग्नेटिज्म, यहाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। यहाँ चार्ज, वहाँ मैग्नेट। यहाँ चार्ज, वहाँ मैग्नेट। सीधी बात, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यहाँ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, वहाँ अरे वहाँ मैग्नेटिक। यहाँ इलेक्ट्रिक डाइपोल, वहाँ यस सर, नो सर। यहाँ इलेक्ट्रिक डाइपोल लेंथ, वहाँ पर मैग्नेटिक डाइपोल लेंथ। कॉपी पेस्ट चलने वाला है, तू अगर ये सीधे से सुनेगा तो वहाँ मजा। अच्छा सर, गॉस लॉ क्यों बना और क्या इसका रीजन है? देख भाई, हुआ क्या मालूम है क्या? जब एक Q प्लस लिया और एक Q माइनस लिया और बीच में हमने कोई सरफेस रखा और एक फ्लक्स निकालने की कोशिश करी, तो हमको समझ में आ गया क्या? मैं सीधी बात है, फ्लक्स का फॉर्मूला क्या था हमारा? EA cos थीटा। मतलब कोई झंझट वाली बात थी क्या? और होनी भी चाहिए क्या? इस प्रकार के एरिया को कहा जाता है, या इस प्रकार के बॉडी को कहा जाता है ओपन बॉडी। क्या बोलते बोलो बच्चों इसको? ओपन बॉडी। ठीक है, ओपन बॉडी, एक ही उसको सरफेस है। लेकिन जब हम क्लोज बॉडी के अंदर का फ्लक्स निकालना चाहेंगे, क्लोज बॉडी समझ में आता है आपको? क्लोज बॉडी का मतलब होता है, जस्ट इमेजिन, अगर मैं आपको बोलूं मेरे पास एक स्फीयर है, स्फीयर और इरेगुलर कोई बॉडी है, सम इज बॉडी, मुझे नहीं पता कौन सा शेप है क्या है, जस्ट इमेजिन, और उसके अंदर हमने कोई तो एक चार्ज रखा जिसका नाम क्या है बोलो बच्चों? Q प्लस। अब तुझे ये बात मालूम है Q प्लस चार्ज की स्टोरी क्या है? वो क्या करेगा? सेंड। तो ये भी क्या करेगा? तो इसने भी किया भाई सेंड, इधर भी किया, ऊपर भी किया, आजू भी किया, बाजू भी किया। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ हर पॉसिबल डायरेक्शन के अंदर उसने लाइंस को सेंड किया? यस सर, नो सर? यस सर। अब मसला क्या हो गया? हमको क्या निकालने का था? फ्लक्स। क्या निकालने का था? फ्लक्स का फॉर्मूला क्या? EA cos थीटा। अरे EA cos थीटा। अब EA cos थीटा हमारा फॉर्मूला, ये बात सही है, लेकिन ये cos थीटा फॉर्मूला होने के कारण हमारा जो एरिया था और हमारा एंगल था वो हर जगह पे हमारा क्या हो गया? डिस्टर्ब हो गया। पहले कैसा था? सीधी लाइन जा रही थी और सीधा एरिया वेक्टर था। अब क्या हुआ? इस यहाँ की बात करूं तो यहाँ का एरिया वेक्टर इधर जा रहा है, ए वेक्टर। यहाँ की बात करूं तो वो इधर जा रहा है, ए वेक्टर। तो हर जगह पे अलग अलग एरिया आया ना? तो समझ रहा है प्रॉब्लम क्या है? So due to that problem, we considered a small area called as dA. Small area called as dA. कभी भी याद रख, फिजिक्स विषय के अंदर अगर किसी टर्म के सामने d लगता है तो वो क्या बताता है बोलो बच्चों? स्मॉल एरिया। मैं पढ़ा चुका हूँ, ये एलिमेंट होता है। क्या होता है बोलो बच्चों? एलिमेंट। एरिया का छोटा सा एलिमेंट। अब एलिमेंट छोटा है, एरिया छोटा है, पक्की बात है वहां का फ्लक्स भी क्या रहेगा? तो मैं उसको लिख देता हूँ d फाई। क्या लिखता हूँ बोलो बच्चों? तो d फाई का मतलब क्या पता? स्मॉल फ्लक्स। यहाँ तक क्लियर है? तो अवर फॉर्मूला बिकम फाई इज इक्वल्स टू E वेक्टर, d फाई इज इक्वल्स टू E वेक्टर डॉट dA वेक्टर। यस सर, नो सर? मैं कुछ भी नहीं किया, फाई के जगह पे क्या कर दिया? d फाई, और a के जगह पे क्या कर दिया? क्यों किया? तेरे को समझा ना? क्योंकि पूरा एरिया मेरे जहन में आ रहा है क्या? नहीं, छोटे एरिया की बात कर रहा हूं मैं। अच्छा सर, कोई दिक्कत नहीं।
अब डॉट हटाए तो क्या लगा दे रहे, तो कह रहा है EDA cos थीटा। अब मैं हर जगह के जाके चेक किया एंगल कैसे है, सेम है क्या अलग अलग है, तो हर जगह पे एंगल कितना, 0 आया। हर जगह पे जहां एरिया वेक्टर वहीं इलेक्ट्रिक फील्ड, जहां एरिया वेक्टर वहीं पर, तो थीटा कितना आ गया बोलो मुझे, अरे जोर से बोलो। तो फॉर्मूला भी EDA cos 0, cos 0 कितना रहता है, तो फॉर्मूला क्या आ गया आपका EDA, ये आपका आ गया d फाई, क्या आ गया बोलो बच्चों, d फाई। अब हमें एक छोटे से एरिया का फ्लक्स मिल गया, फिर से बोल रहा हूं मैं, कहाँ का एरिया मिला, छोटे से एरिया। अब मुझे छोटे से एरिया का चाहिए क्या, नहीं, टोटल एरिया का चाहिए। अब इफ यू वांट टू फाइंड टोटल एरिया का फ्लक्स, तो हमें लेना है इंटीग्रेशन, क्या बोलो बच्चों, now taking integration both side, integration of d phi, integration of EDA, so our answer will be d phi का जो आंसर रहेगा वो रहेगा बोलो बच्चों phi, और EDA का जो आंसर आता है वो आता है q upon epsilon naught, क्या आता है बोलो बच्चों, q upon epsilon naught। अब इसका प्रूफ मैं बाद में बताऊंगा, जस्ट आपको पहले फॉर्मूला समझाना चाहूंगा। d phi का जो आता है phi t आता है, क्या आता है बोलो बच्चों, phi t का मतलब होता है नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स। सब बोलेंगे क्या होता है, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स। नेट का मतलब क्या है, टोटल, ठीक है ना, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसके बराबर है, q अपॉन epsilon। अब q मतलब क्या सर, टोटल इनसाइड चार्ज, क्या बोलो बच्चों, टोटल इनसाइड चार्ज, अंदर का टोटल चार्ज, कितना चार्ज अंदर मौजूद है, किसके अंदर, बॉडी के अंदर, किसके अंदर बच्चों, बॉडी के अंदर। तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया, और इस फॉर्मूले के अनुसार हमने कैलकुलेशन कर ली। अब इसी का हम क्या लिखेंगे, स्टेटमेंट लिखेंगे। स्टेटमेंट एकदम सिंपल है इसका, अगर हम लिखेंगे द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ध्यान से सुनो, स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन उसके ऊपर आते हैं। द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स throughout the enclosed body, throughout the enclosed any closed body, any closed surface, throughout the any closed surface is equal to total charge inside, total charge ब्रैकेट में लिखो inside divided by परमिटिविटी, और फिर उसको इप्सिलॉन नॉट भी हम लिख सकते हैं, डिवाइड बाय व्हाट बेटा, इप्सिलॉन नॉट, परमिटिविटी एट फ्री स्पेस, ठीक है। मेरे से थोड़ा दोहराएंगे बच्चों प्लीज। गॉस लॉ स्टेट्स दैट the net electric flux throughout the any closed surface is equal to total charge inside divided by epsilon naught। epsilon naught का मतलब क्या है, ध्यान से देखना बेटा। epsilon naught का मतलब होता है परमिटिविटी एट फ्री स्पेस। परमिटिविटी एट क्या बोलो बच्चों, फ्री स्पेस, मतलब कि फ्री स्पेस का परमिटिविटी जिसको एप्सिलॉन नॉट बोला जाता है, उससे अगर आप टोटल चार्ज को डिवाइड करेंगे तो ये आप किसके बराबर पाएंगे, फाई टी के बराबर। किसके बराबर है बच्चों, फाई टी। कोई दिक्कत किसी को समझ में आ गया, इसका प्रूफ मैं बाद में आपको अपलोड कर दूंगा, पर मेनली आपको ये समझ में आना चाहिए कि गॉस लॉ क्या होता है। कल को अगर कोई भी इनक्लोज बॉडी अगर दे दे, एग्जांपल ये बताता मैं, ध्यान से सुनिए। मेरे पास ये बॉडी है, इसके अंदर Q प्लस चार्ज है, इसका प्लस पता कितना, Q बाय एप्सिलॉन नॉट। एक आधी बॉडी है, दो चार्ज है उसके अंदर, Q1 और Q2, प्लस कितना, टोटल प्लस कितना, Q1 प्लस Q2 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। Q1 प्लस दोनों चार्ज को क्या करना पड़ेगा, क्योंकि हम किसकी बात करें, नेट की बात करें, नेट बोले तो चार्ज को भी क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। और एक आधी बॉडी लेता हूं, एक चार्ज है प्लस Q, एक है माइनस Q, फिर एक है प्लस Q। अब बोलो प्लस कितना है, ऐसे वक्त में क्या करना है, प्लस Q माइनस Q बाय एप्सिलॉन नॉट, मतलब माइनस वाले को क्या लेना है, माइनस, प्लस लेना है क्या बोलो बच्चों, नहीं तो समझ में आ गया, प्लस माइनस हो गया कैंसिल, तो आंसर क्या है, Q बाय, सीधी बात। और एक बॉडी जरा ध्यान से सुन, कहां, या
दिख रहा नहीं है? Q1 Q2 Q3 बोलो फाइंड कितना रहेगा? Q1 प्लस Q2 प्लस, अरे भाई Q3 लेना, क्योंकि वो बॉडी के, हम जो बात कर रहे किसकी कर रहे, सिर्फ इनसाइड। किसका कर रहे बोलो बच्चों? समझ में आया नहीं आया? यस सर, नो सर, पक्की बात, 100% क्लियर है? चलो गुड।